तो स्टूडेंट्स कैसे हो? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में आइसोमेरिज्म का ज्योमेट्रिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर और डायपोल मोमेंट निकालना सीखा था। आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, कि हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा हेडिंग डालिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हम बात करें, किसकी बात करें? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो कैसे करेंगे बेटा? इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, फिर हम इसका एक्सपेरिमेंट बताएंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, तो हम लिखेंगे बेटा इसकी डेफिनेशन, विच कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula or same structural formula but different towards plane polarized light, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा पीपीएल। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं? पीपीएल इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल isomers, and this phenomena is known as optical isomerism. Full stop. Got it? Now अब बेटा इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं कैसे। हमने क्या किया, एक सोर्स ली बेटा। ये सोर्स ऑफ लाइट जो है ये कोई भी हो सकती है, सनलाइट भी हो सकती है, और आपके बेटा ये जो लाइट होती है घर के अंदर ये भी हो सकती है, या फिर और कोई सोर्स लाइट होना चाहिए। जनरली हम जब इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो इस पे सोडियम लैंप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सोडियम लैंप। तो इसको हम बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट, और इस लाइट को हम बोलते हैं सोडियम डी लाइन, या फिर और क्या दूसरा नाम लिख सकते हैं, सोडियम लैंप। और बेटा इसकी जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, लैम्डा बराबर 589 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ के साथ आपको बेटा ये लाइट को पास करना है। इसको हम पहले बेटा क्या करते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करते हैं। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होती है बेटा? वो क्या बोलते हैं उसको? अनडायरेक्शनल होती है, कोई इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। पहले हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्शन इधर भी जा रही है, 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 ऊपर भी, नीचे भी, राइट भी, लेफ्ट भी। इसको हम बोलते हैं बेटा अनडायरेक्शनल पॉलीक्रोमेटिक लाइट, या फिर हम बोलते हैं इसको ऑर्डिनरी लाइट भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी लाइट भी इसको हम बोलते हैं। फिर बेटा इस लाइट को एक डायरेक्शनल लाइट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके आगे हम क्या रखते हैं बेटा? डायरेक्शनल लाइट में बनाने के लिए इसके आगे हम एक नाइकोल प्रिज्म रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा? नाइकोल प्रिज्म। और लाइट इसके परपेंडिकुलर पास होती है, कुछ ऐसा आपका नाइकोल प्रिज्म होता है बेटा। ये लाइट इससे पास होती है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लाइट इससे पास हो रही है, इससे ऐसे निकलेगी परपेंडिकुलर ऐसे करके, और इसमें डायरेक्शनल निकलती है, परपेंडिकुलर होती है इसके। किसके जाती है? परपेंडिकुलर। तो इसको बोलते हैं नाइकोल प्रिज्म। और बेटा नाइकोल जो प्रिज्म होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम
कैल्साइट, कैल्शियम कैल्साइट, या फिर हम इसका दूसरा नाम भी बोल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोल देते हैं बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट भी हम इसमें लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा जो जो चीजें बता रहा हूं एक एक चीज डेप्थ में ले जाके बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये पेपर में कहीं से भी चीजें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद इस लाइट को हम पास करते हैं बेटा पोलैरिमेट्री, जो पोलैरीमीटर होता है कुछ इस तरीके से होता है बेटा, पोलैरिमेट्री ट्यूब बोलते हैं इसको, ऐसे एक ट्यूब होती है बेटा ऐसे, ठीक है। और ये ट्यूब किसके अंदर होती है बेटा? सॉल्यूशन के अंदर। फिर इसके आगे हम क्या रखते हैं बेटा? सॉल्यूशन, जो भी हम सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है, जो भी हम सॉल्यूशन यूज करते हैं, और उसमें ऐसे तुम्हारी ये बेटा पोलैरिमेट्री ट्यूब ऐसे रखी होती है। और इसके ऊपर क्या करते हैं बेटा? जो लाइट आ रही है आपकी नाइकोल फ्रेम से निकल के इसको क्या करती है? रोटेट करती है, ठीक है। और जब ये रोटेट करेगी बेटा तो ये दो डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकती है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। अब इसको हम आंखों से देखते हैं यहां से बैठ के कि कितने एंगल से रोटेट कर रहा है। तो अगर ये ट्यूब जो है बेटा, ये ऑर्डिनरी जो आपकी ये ट्यूब रखी हुई है, ये ट्यूब अगर लाइट से, जो आपकी लाइट आ रही है बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट जो इसको रोटेट करेगी कुछ इस तरीके से, ये हमारी बेटा ट्यूब है। अगर ये ट्यूब मान के चलो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गई, इधर क्या हो गई? थोड़ा सा शिफ्ट हो गई। अगर ये इधर शिफ्ट हो गई किसी एंगल से, तो बेटा हम यहां से देखते हैं कितने एंगल से शिफ्ट हो रही है और कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बेटा हम प्लस से भी डिनोट करते हैं, और प्लस का दूसरा नाम होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा प्लस को हम क्या बोलते हैं? डी भी बोल देते हैं, स्मॉल डी, और स्मॉल डी की फुल फॉर्म होती है डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और दूसरे वाले की हम बात करें बेटा तो ये कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे, और इसको बेटा हम ऐसे, ये ट्यूब आपकी बेटा लेफ्ट साइड में, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे बेटा इसको? और किसी थीटा एंगल, जो भी हमारा एंगल ऑफ रोटेशन से सैंपल जो है अपना बेटा प्लेन पोलराइज लाइट का इफेक्ट दिखाएगा। इफेक्ट तब दिखाएगा कितने एंगल से वो रोटेट हुआ, तो इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? माइनस से डिनोट करते हैं, और इसको एल भी लिखते हैं, और एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, ठीक है बेटा, स्मॉल एल से, ठीक है। तो ये बेटा हम यहां से देखते हैं और कितने एंगल से ये रोटेट हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रोटेशन, समझे? एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट होता है इस तरीके से बेटा। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट पूरा ध्यान से समझना है, और हमें ये एंगल निकालना है, एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ। और बेटा ये एंगल ऑफ रोटेशन तभी मिलेगा जब लाइट उस सैंपल ट्यूब को क्या करती है? रोटेट करती है। कितने एंगल से रोटेट होगा वो हमें देखना पड़ेगा, और जितना एंगल वो दिखाएगा उसी से बेटा हम बताएंगे कि भाई अगर ये प्लस में घुमा है कितने एंगल से, तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमाया। उस सैंपल ट्यूब को लाइट ने किधर घुमाया बेटा? और उस लाइट का नाम क्या होता है? प्लेन पोलराइज लाइट। उसने उसको कितने एंगल से राइट में घुमाया, तो उसके लिए प्लस साइन यूज करेंगे। उसने अगर उस ट्यूब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, कितने एंगल से घुमाया, तो उसके आगे माइनस साइन यूज करेंगे। या माइनस की जगह स्मॉल डी स्मॉल एल। बेटा कैपिटल डी कैपिटल एल नहीं लिख सकते। कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फिगरेशन होता है, और स्मॉल डी और स्मॉल एल एंगल ऑफ रोटेशन को बताती है कि भैया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्यूब घूम रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है। समझे? फटाफट नोट करो बेटा। इसमें लिख लेना सैंपल, इसमें हमारा सैंपल है।
ठीक है, नोट करो बेटा। उसके बाद छोटी छोटी बातें सीखेंगे कि भाई जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो किस किस को एक्सप्लेन करता है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बात XYZ चीजें। ठीक है, पहले इसको बेटा नोट करो। जो चीजें मैंने बताई बेटा ये आपसे डेप्थ में पूछी जा सकती हैं, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब क्या क्या चीजें और एक्सप्लेन करते हैं, अब क्या क्या चीजें वो एक्सप्लेन करते हैं उनके बारे में हमें जानना है बेटा। चलो पहले इसमें हेडिंग डालिए बेटा, हम इसमें बात करेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव। एक एक चीजों को पढ़ेंगे बेटा। ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं बेटा? ऑप्टिकल इनएक्टिव, जो प्लेन पोलराइज लाइट के साथ कोई इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं बेटा? जो हमारे प्लेन पोलराइज लाइट के साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो विच कंपाउंड does not show optical isomer या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी किसके साथ? प्लेन पोलराइज लाइट के साथ। जो कंपाउंड बेटा ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाते या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। अगला इसमें बात करेंगे बेटा ऑप्टिकल एक्टिव क्या होते हैं बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर किसको बोलते हैं? तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होते हैं बेटा विच यहां ऐसे लिख सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव में क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या बोल सकते हैं इसमें हम? ऑप्टिकल एक्टिव में क्या लिख सकते हैं? टेंडेंसी टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको हम ऑप्टिकल एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी लिखो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। बेटा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? बोलो। विच कंपाउंड टू कैपेबल टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। समझे बेटा? और ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाते या जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करते, या फिर इसमें लिख सकते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर सिमेट्री होती है। क्या होती है? जिसके अंदर मॉलिक्यूलर सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम अगला पॉइंट में लिखेंगे बेटा छोटी छोटी बातें। देखो ये छोटी छोटी बातें जो ना क्वेश्चंस के अंदर हमसे पूछी जाएगी, तो पहले हम उसको डेफिनेशन के तरीके से याद करने की कोशिश करें कि उसको हम कैसे याद रखेंगे। उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के बाद हम बात करेंगे इसमें कायरल कंपाउंड हम किसको बोलते हैं बेटा? अगर हम कायरल कंपाउंड की बात करें तो कायरल कंपाउंड हम जिसको बोलते हैं बेटा जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी रखेगा वो आपका क्या कहलाएगा? कायरल कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, चलो डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा? विच कंपाउंड शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, क्या शो करते हैं बेटा? ऑप्टिकल एक्टिविटी, उनको कायरल कंपाउंड बोलते हैं। या फिर अकायरल कंपाउंड जो होते हैं बेटा उनको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव
कंपाउंड। और ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? जिसके पास सिमेट्री होती है। विच कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर सिमेट्री, या फिर दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं बेटा? मोलिकुलर सिमेट्री की जगह क्या लिख सकते हैं? जो ऑप्टिकल आइसोमर या जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन नहीं करते हैं, समझे? अकायरल। उसके बाद इसमें आता है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर बेटा, अब जो कायरल मॉलिक्यूल होगा वही कायरल सेंटर दिखाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ऑप्टिकल, इसमें क्या लिख सकते हैं? द central atom like carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur, etc. The central atom of like carbon, nitrogen, sulfur of compound having central atom of like carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur, etc. of compound having sp3 hybridization and all four different group which are attached with central atom, समझे? central atom, all four different group which are attached with central atom, ठीक है? in compound, जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है। और बेटा वही कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा? अगर उसी कंपाउंड की हम बात करें तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? आपका कायरल कंपाउंड। क्या कहलाएगा बेटा? उसी को हम क्या बोलेंगे? कायरल कंपाउंड। अगर कार्बन के साथ जुड़ा है तो कायरल कंपाउंड बोल देंगे, ठीक है? समझे बेटा? क्योंकि उसके अंदर, या फिर हम दूसरा लिख सकते हैं, और जो बेटा आपका ये बोल सकते हैं कायरल कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, अब्सेंस ऑफ, ठीक है? उसके बाद हम अगला पॉइंट लिखेंगे बेटा। उसके बाद इट इज, ये नोट करके लिख लो, आगे हम एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे। चलो आगे डिस्कस करेंगे, नोट को छोड़ दो भी। पहले हम इनकी बात कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चंस की, कि भाई हम कैसे देखेंगे कि कायरल सेंटर किसके अंदर है, किसके अंदर नहीं है। चलो पहला एग्जांपल लेते हैं बेटा। सी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो 4 वैलेंसी बनाओ, ए, बी, सी और डी। बना दी बेटा। और आपको मैंने बोला था बेटा इसका स्टेरिक नंबर कितना होना चाहिए? 4। स्टेरिक नंबर कितना हो गया बेटा? 4 बॉन्ड पेयर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा? आपकी sp3 क्या हो गई बेटा? sp3 बॉन्ड पेयर 4 हो गए, स्टेरिक नंबर भी 4, sp3। और बेटा ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ज्योमेट्री क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल। अगर ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है। क्या होती है? अनसिमेट्रिकल। तो जब भी आपका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा वो किसके अंदर बनेगा बेटा? अगर कायरल सेंटर आपको देखने को मिलेगा तो किसके अंदर मिलेगा? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि वो मॉलिक्यूल पहले से क्या होगा? चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, तो मॉलिक्यूल ऑलरेडी क्या है? अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल बेटा टेट्राहेड्रल की जो ज्योमेट्री होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है। चलो बेटा अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने लिया C, यहां पर लिया CH3, यहां पर लिया H, यहां पर मैंने लिया Br और यहां पर ले लिया बेटा OH। देखो क्या कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी कर ली? बिल्कुल कर ली। क्या चारों ग्रुप डिफरेंट है? अकॉर्डिंग टू CIP रूल। CIP रूल ने बोला था जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। बताइए, ये 1, ये आपका क्या हो गया? 2, ये आपका कौन हो गया? 3, ये 4। चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो बेटा ये क्या है? एक कायरल सेंटर। और देखो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होनी चाहिए उसकी? sp3 होनी चाहिए। तो बेटा ये लोन पेयर के साथ भी बना सकता है, अदर के साथ भी बना सकता है। तो हमें तो भैया sp3 हाइब्रिडाइजेशन से मतलब है। और चारों जितने भी आपके बेटा जो आपके चारों ग्रुप है वो चारों के चारों क्या होने चाहिए? एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है? तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो
ला 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 ला। करिए बेटा नंबर 2। करना स्टार्ट कीजिए बेटा, आंसर करो फटाफट, रफ में निकालो, कहीं भी निकालो, फिर फेयर में कर लेना, ठीक है। तो पहला इनका आंसर बताइए। ओ हो हो ला 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 ला। देखा नहीं है हजारों में तुमको, ये दिल कितना पागल है, ओ हाय। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चलो भाई करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। ठीक है, काफी एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा आपके सामने, बताइए फटाफट, नोट करिएगा फटाफट। ठीक है, चलो करें बेटा स्टार्ट, आंसर करें। देखो इसमें हम बात करते हैं बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, तो इसमें तो होगा नहीं बेटा, ये sp3 बन रहा है, इसके नीचे यहाँ हाइड्रोजन होगा, ये पूरा अलग ग्रुप हो गया, ये अलग हो गया, ये बल्कि हो गया, तो एक कायरल सेंटर, तो cc कितना बनेगा बेटा 1। दूसरे वाले में बात करें बेटा, ये भी sp2, ये भी sp2, तो भैया sp2 तो हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। यहाँ पे बात करें तो बेटा यहाँ पे Cl, ये बल्कि ग्रुप, बट यहाँ दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, तो यहाँ भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो फाइनल आंसर आएगा कुछ नहीं, नो। इसमें बात करें बेटा, ये भी पहले से sp2 है, बट यहाँ पे बात करें भैया, यहाँ लोन पेयर है, क्या है यहाँ पर लोन पेयर है भैया, देख लो भैया, 1, ये 2, ये 3 और लोन पेयर 4 अलग हो गया, ये सल्फर क्या बन गया कायरल सेंटर, कितना हो गया बेटा 1। आगे बढ़े, देखो ये सल्फर के नीचे लोन पेयर होगा, तो इसके ऊपर भी होगा, तुम्हें पता है सल्फर की वैलेंसी 6 होती है, तो 4 तो उसने बॉन्ड पेयर में दे दी, दो इलेक्ट्रॉन पेयर बचे होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन का क्या बनता है, एक लोन पेयर, अरे बनता नहीं बनता, तो एक लोन पेयर किसकी तरह काम करता है, सिग्मा बॉन्ड, जैसे सिग्मा बॉन्ड में कंसीडर करोगे तो बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनी नहीं बनी, अरे बोलो कि नहीं, तो भैया ये भी कायरल सेंटर बनेगा, ये भी बनेगा, तो कायरल सेंटर कितने हो गए 2। इसमें बात करें बेटा, इसमें बताइए, देखो बच्चा, अब इसमें नीचे इसके हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर बेटा क्या होगा CH3, ये ग्रुप अलग हो गया, ये अलग हो गया, अब आता है 3rd और 4th, भैया यहाँ चले सेम, इधर चले सेम, भैया यहाँ से यहाँ गए सेम, यहाँ से यहाँ गए, फिर नीचे आए सेम, नीचे आए सेम, आगे चले सेम, आगे चले सेम, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि भैया मॉलिक्यूल में देखो इधर भी सेम, इधर भी सेम, कहीं तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए, चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, तो भैया 2 ग्रुप तो डिफरेंट मिल गए, 2 सेम हो गए, तो आंसर गलत हो गया, तो कायरल सेंटर नहीं बनेगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, समझे, कायरल सेंटर नहीं होंगे।
अगले वाले में बढ़े बेटा, इसकी बात करते हैं, नीचे हाइड्रोजन होगा, ये एक ये दो मिल गए। अब इधर चलो, इधर गए ये, इधर मिला ये, सही है भैया, ठीक है। नीचे गए, ओहो, अब यहाँ कार्बन पे देखो एक बल्कि ग्रुप लगा है, लेकिन इधर तो कुछ नहीं है, तो इधर का एनवायरमेंट अलग, इधर का अलग, इसका मतलब ये भी कायरल सेंटर बनेगा, तो ये भी बनेगा। तो भैया इसमें कायरल सेंटर कितने हो गए भैया, कितने हो गए भैया जी, 2 हो गए। कितने हो गए भैया जी, 2 हो गए। इसमें भी देखो, इसके नीचे भी हाइड्रोजन, इसमें भी CH3, यहाँ पर H। अब देखो बताइए बेटा, इसमें चलेंगे, यहाँ H, यहाँ CH3, इधर चले सेम, इधर चले सेम, लेकिन भैया यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा भैया जी, तो मतलब ये भी कायरल सेंटर बनाएगा, तो ये भी बनाएगा, तो इसमें भी कायरल सेंटर कितने हो गए भैया, 2 हो गए। अरे हुए नहीं हुए बेटा, अरे बहुत स्मूथली बेटा, आराम से करते जाइए। इसमें बात करेंगे डबल बॉन्ड है, sp2 बनेगा कार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ कार्बन है। इस पे बात करेंगे तो नीचे हाइड्रोजन होगा, ये ग्रुप अलग, ये अलग, ये अलग, और ये पूरा बल्कि अलग, चारों डिफरेंट हो गए, तो भैया कायरल सेंटर बन गया। क्या बन गया, ये कायरल सेंटर बन गया। इसकी बात करें बेटा, देखो यहाँ पहले इसके नीचे हाइड्रोजन लगाइए, ये पूरा ग्रुप अलग, ये अलग, इधर चले कार्बन, इधर चले, ओहो बल्कि ग्रुप आ गया, ये भी कायरल सेंटर है। तो ये भी तो बन सकता है, ध्यान से देखो बेटा, ये पूरा ग्रुप ऊपर का अलग, नीचे का अलग, इधर का अलग, तो ये भी कायरल सेंटर बना। अरे बना नहीं बना बेटा, इस तरीके से। इसके बाद देखो यहाँ पर हाइड्रोजन चल रही है, तो यहाँ पर भी देखो ये भी एक कायरल सेंटर बनेगा, मिल गया बेटा। ये देखो ये भी तो बन सकता है, अरे नीचे इसका हाइड्रोजन, ये पूरा अलग, ये पूरा अलग, हाइड्रोजन अलग, और ये पूरा बल्कि अलग, तो ये भी कायरल सेंटर है, तो ये भी कायरल सेंटर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन। तो टोटल कितने मिले इसमें, 5। कितने मिलेंगे बेटा, 5 कायरल सेंटर। ठीक है, देखो नाइट्रोजन, यहाँ H1 H2 H3, ऊपर क्या होगा, एक लोन पेयर नहीं होगा बेटा, तो चारों बॉन्ड अलग नहीं हो गए, H1 H2 उसने नंबर ही कर दिया, अलग अलग है, तो ये भी कायरल सेंटर होगा बेटा 1। इसकी बात करें H CH3 D और T, ये भी कितना कायरल सेंटर दिखाएगा बेटा, 1 दिखाएगा, क्योंकि चारों वैलेंसी अलग है। इसकी बात करें, देखो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और देख लो sp3 हाइब्रिडेशन हो गया बेटा, और चारों बॉन्ड पेयर भी अलग हो गए, तो भैया ये भी क्या बनाएगा, एक कायरल सेंटर बनाएगा। ये कायरल सेंटर की कहानी है, फटाफट इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों से। अब हम कुछ बात बता रहे थे कुछ समय पहले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, चलो इसी बात पे चलिएगा। तुमसे ही कह रहा हूं, इधर ध्यान से देखिएगा। तुम कहां देखते हो, पढ़ते पढ़ते मोबाइल में सो जाते हो, हैं, ध्यान से नहीं सुनते हो बात को। अरे जाग जा भाई, ध्यान से देख ले, तेरा ध्यान किधर है, बोर्ड इधर है। चलो इसी बात पे नोट चिपका देते हैं, और नोट कितना होता है, 1 लाख का, और 1 लाख के नोट की कीमत तुम्हें पता ही है बेटा, वो कहीं भी पूछा जा सकता है। तो अब क्यों हिंदी में लिखेंगे 1 लाख का नोट, नोट हमने पीछे लिख दिया है, 1 लाख आगे लिख दिया है। चलो क्या है इसकी कहानी, इसने बोला कायरल सेंटर, जो हम बोल रहे हैं वो बात याद रखना, कायरल सेंटर इज नॉट necessary to define optical activity को डिफाइन करने के लिए कायरल सेंटर का होना जरूरी नहीं है। मॉलिक्यूल वैसे भी ऑप्टिकल बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एलीन्स। क्या लिख सकते हैं, एलीन्स, और एलीन्स के बाद हम लिख सकते हैं स्पाइरो कंपाउंड, उसके बाद लिख सकते हैं बाइफिनाइल। ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को बेटा नहीं रखते, फिर भी कायरल सेंटर नहीं रखते, फिर भी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। आगे सीखेंगे धीरे धीरे। उसके बाद बोला कि जिसके पास कायरल सेंटर होगा, विच कंपाउंड हैविंग कायरल सेंटर, क्या बोला मैंने, कायरल सेंटर, जो कंपाउंड आपके कायरल सेंटर को रखेंगे, किसको रखेंगे, कायरल सेंटर को, हाँ, ऑलवेज, तो एंड ऑलवेज ऑप्टिकली क्या होते हैं बेटा, वो एक्टिव होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जो कंपाउंड आपके कायरल सेंटर रखते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, समझे बेटा। बट हम इसमें आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए
ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हम कुछ बातें और याद रखेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये बेटा नोट के अंदर ही चल रहा है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। कंडीशन 1, कंडीशन 2, अगर मैं दोनों की बात करूं, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 की बात करूं, तो बेटा एक कायरल सेंटर होना जरूरी है, मिनिमम एक कायरल सेंटर, 1 कायरल सेंटर। कायरल सेंटर मतलब आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफाइन करने के लिए आपके पास मिनिमम एक कायरल सेंटर होना चाहिए। और कंडीशन 2, मोर देन 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ये फटाफट नोट कीजिएगा। फिर हम बात करेंगे इसमें सिमेट्री की। किसकी बात करेंगे बेटा? सिमेट्री। समझे? देखो बेटा, देखो हमारे पास इतना समय नहीं है कि बकैती मारते रहे बेटा। बकैती मारेंगे तो हम जेई नहीं कर पाएंगे। तो बकैती मारना नहीं है, चीजों को समझना है, समझे? और जो चीजों को बेटा समझते हैं तो उसमें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। डेप्थ में जाते हैं तो समय लगता है। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बकैती मारते रहे, समझे बेटा? हो सकता है कि तुम लोगों को आज लग रहा हो कि हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बड़ा ओड लग रहा होगा, सर आज तो डिजिटल का जमाना चल रहा है, स्मार्ट बोर्ड का जमाना चल रहा है और तुम बोर्ड पे पढ़ाते हो। आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, मजा नहीं आ रहा। बेटा एक ही चीज मिलती है जिंदगी में, या तो मजा या फिर सजा। अगर तुम्हें मजा लेना है तो बाद में सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना। तो अगर आज थोड़ा सा भी अगर मेहनत करने का मौका मिल रहा है कहीं से भी, तो उस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे को सिर्फ कंटेंट से मतलब होता है, वो कंटेंट कैसे मिल रहा है, तो उस पर टाइम इन्वेस्ट करो बेटा। अब ये थोड़ी मैं आपके सामने डिजिटल बोर्ड लगा दिया, ये पढ़ाया उड़ाया कुछ है नहीं, ये कर दिया वो कर दिया, हवाबाजी फालतू की फेंक रहा हूं इधर से उधर, नहीं बेटा। हमें जितना भी आता है, हमें इतना आता है कि हम आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं, आपका जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व कर सकते हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम शॉर्टकट तरीके से बता सकते हैं कि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से उसके साथ डील करनी है। समझे बेटा? हमें फेंकना नहीं आता, बकैती करनी नहीं आती, हमें आता है काम करना। हम सिर्फ अपने काम को कैसे करना है और कम समय में कैसे से आउटपुट निकालना है, हमें वो आता है। भले से आज तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये जमाना कहां से कहां चला गया और आज हम कहां पड़े हैं, तो एक दिन आएगा बेटा वो भी सब हो जाएगा। लेकिन अभी जो मेन है वो है आपका फोकस। बेटा आप टास्क पे ऊपर फोकस कीजिए, जो आपके सामने कराया जा रहा है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ बेटा? तो आप सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब रखिए बेटा, एक दिन सब सही हो जाएगा। और देखो जो कोई आदमी संघर्ष की दुनिया में भागता है ना, संघर्ष की दुनिया में जब भागता है तो लोग उसको जो ना डिमोटिवेट बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे आपके कमेंट वगैरह भी हो गए, अरे सर क्या बकैती कर रहे हो, अरे सर ये हो गया, अरे सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते, अरे सर आपका ये इशू है, अरे आपका वो इशू। ऐसे जो बच्चे बोलते हैं, कोई बात नहीं, आपने अपना जो भी देना था दे दिया, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन किसी के बोलने से, मैं क्या बोलते, किसी के अगर बोलने से अगर मैं ऐसे करने लग जाऊं, रिएक्ट करने लग जाऊं, तो बेटा मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो वही सेम चीज तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर कमेंट करा, रिएक्ट करा, इग्नोर मारो और उसके ऊपर और ज्यादा मेहनत करो, अपने अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट करो। समझे? लोगों के ऊपर रिएक्ट मत करो, अगर जितना रिएक्ट करोगे वो उतना ही आपके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, आप ये मत देखिए वो ऐसे पढ़ा रहा है, वो उस पे ऐसा अच्छा पढ़ा रहा है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उसका ये अच्छा। अरे कुछ भी नहीं भैया, अपने कंटेंट से मतलब रखो कि जो तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है उस कंटेंट से आपका काम हो रहा है नहीं हो रहा है, बस दैट्स इट। हमें बस इतना जानना है, समझे? बाकी तुम समझदार हो भाई, छोटे बच्चे तो हो नहीं, हैं जेई वाले स्टूडेंट हो, ठीक है? और जब हम आज मेहनत कर रहे हैं तो कल कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे तो हम भी पहुंचेंगे। हो सकता है कि आपको आज हमारी चीजें अच्छी ना लग रही, हमारी बातें से बच्चे थोड़े बहुत इधर उधर की बातें सोच के बोलते होंगे, अरे यार ये तो नई उम्र का लड़का लग रहा है ना, मजा नहीं आ रहा है इसके साथ, कोई और उम्र वाला टीचर ढूंढो, और एक्सपीरियंस वाला ढूंढो। बेटा हुनर जो होता है ना, हुनर वो एज देख के नहीं आता है, हुनर जो आता है ना वो आपके बेटा स्किल से आता है, आप कितना चीजों को सीखने के लिए एक्टिव हो। अब उसके लिए उम्र मायने नहीं रखती बेटा, जितना तुम इंटरेस्ट क्रिएट करोगे चीजों को लेके उतना उसमें मजा आएगा। मजा आएगा तो उसके चीजों को सीखते हो, समझे बेटा? जब सीखते हो तो मजा आता है उसमें काम करने में, तो वो आपका एक्सपीरियंस है बेटा, तभी हम दूसरों को शेयर कर पाते हैं कि आज मैं ये कर सकता हूं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हूं। क्यों करता हूं? मेरे अंदर वो चीज है। तो वही चीज तुम लोग भी पैदा करो,
समझे बेटा? वक्त तो चलता रहेगा, वक्त तो चलता रहेगा, बस आप अपने कंटेंट से मतलब रखिए कि मेरा जहां से मैं पढ़ रहा हूं वो कंटेंट मेरे लिए सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, मतलब उसको पढ़ने के बाद मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं हो रहे तो आगे बढ़ते हैं। समझे? रुकना नहीं है बेटा, समझे? ध्यान दे। अब हम बात करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री की बात करते हैं बेटा, तो सिमेट्री हमारी कुछ, सिमेट्री को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं एलिमेंट्री, एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री जो होती है बेटा वो 4 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है बेटा? 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 1 2 3 4। पहली सिमेट्री को हम बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। और दूसरा नाम होता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन। क्या होता है? इन्वर्जन। इसको डिनोट करते हैं बेटा सिग्मा एन से। किससे डिनोट करते हैं इसको? सिग्मा एन से। दूसरी होती है बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, जहां से आप प्लेन को पास करते हो, इसको डिनोट करते हैं बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री को सी आई। किससे डिनोट करते हैं बेटा? सी आई से। फटाफट लिखते रहिए बेटा, सी आई से। उसके बाद आता है इसमें बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को जो बेटा हम बोलते हैं उसको बोलते हैं सी एन। ठीक है? और लास्ट में आता है बेटा आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद हम बात करें अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिव, चौथा एक नाम होता है अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको डिनोट करते हैं बेटा एसएन से। ठीक है? फटाफट नोट का a imaginary plane which can be divided equal two parts which is mirror image which is mirror image to each other, जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। समझे बेटा? दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए और एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं बेटा, हमारे पास एक एग्जांपल है बहन जी। कौन है? बहन जी। यू नो बहन जी, बेंजीन को हम बोलते हैं, ये बहन जी। ठीक है बेटा? और आपने ऐसे कुछ इसमें गोल गोल अंडा देखा होगा। क्यों? सारे डबल बॉन्ड रेजोनेंस में होते हैं। किसमें होते हैं बेटा? रेजोनेंस में। अब देखो इसमें अगर मैं कुछ समय के लिए 1 2 3 कर दूं, तो मैंने जैसे बेटा इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 5, इसको 6। देखो अब इसमें कौन कौन से हम प्लेन पास कर सकते हैं। देखो मैं प्लेन का मतलब बताता हूं। जैसे मान के चलो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये 2 मार्कर मैंने एक साथ आपके सामने जोड़ कर रख दिए। जोड़ा बेटा, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको कहां कहां से काट सकता हूं, एक तो इसको बीच में से काट सकता हूं, दोनों इक्वल हो गए मिरर इमेज। अरे हुए नहीं हुए बेटा? एक कहां से काट सकता हूं मैं? ऐसे भी तो काट सकता हूं, ऐसे प्लेन में से ऐसे। एक ऐसे काट सकता हूं, दोनों इक्वल पार्ट मिलने चाहिए। या फिर दूसरा एग्जांपल सबसे अच्छा, आप लोगों ने भिंडी की सब्जी खाई है? कितने बच्चों ने खाई है? कमेंट में सब बच्चे बोलना, जितनों ने खाई है सब बताओ बेटा। आपने कभी रेस्टोरेंट में जाते हो, 2 तरीके से भिंडी की सब्जी मिलती है। एक राउंड वाली ऐसे जैसे गोल है भिंडी है, ऐसे गोल कटिंग, एक ऐसे मिलती है। लेकिन तुम जर्नली देखोगे तो आपको ऐसे वाली ज्यादा मिलती है। पता है क्यों? क्यों? चाकू से उसमें प्लेन पास करते हैं, क्योंकि उसके दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं। इसलिए वो देखने में भी, खाने में तो स्वाद दोनों का एक जैसा ही है। चाहे ऐसे वाली खाओ, ऐसे वाली खाओ, लेकिन जो देखने में ज्यादा अच्छी लगती है वो कौन सी है? जिसमें से हम इक्वल पार्ट काटते हैं। और उसमें कौन सी होती है बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री को हमेशा जब भी देखना है तो चाकू से सॉरी दोनों को क्या करना है बेटा? चाकू से हमेशा कट करके देखो। अगर दोनों पार्ट इक्वल कट हो जाते,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनो-सिमेट्री। और वो चाकू किसकी तरह काम करता है, हमेशा प्लेन की तरह काम करता है। देखो बात करें बेटा इसकी, यहां से देखो एक प्लेन मैंने चाकू से एक बार यहां से काट दिया, तो इसको हम बोलेंगे 1 4 1 और 4 से तो पास हो रही बेटा, और 1 4 किसके बीच में हो रही, कार्बन कार्बन के बीच में। देखो यहां भी 1 पोजीशन पे कार्बन, 4 पे। दूसरा क्या कर सकते हैं बेटा, दूसरा वाला यहां से भी तो पास कर सकते हैं, यहां से भी। तो दूसरी क्या मिली बेटा, 2,5। अभी बेटा मैं कार्बन कार्बन की ले रहा हूं, जो कार्बन कार्बन से पास हो रहा है। तीसरा हम क्या ले सकते हैं बेटा इसमें, तीसरा यहां से भी तो पास कर सकते हैं बेटा, 3 और 6 से। इसको हम क्या बोलेंगे, 3,6। ये किसके बीच में बेटा, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो कार्बन से पास हो रही है, पासिंग थ्रू कार्बन। कितना मिलेगा बेटा आपको, 3। अब देखो अगला केस, अगले केस में कहां से देखेंगे बेटा, मैं इसमें ऐसे भी तो पास कर सकता हूं, 1 और 2 के बीच में, यहां से ऐसे भी तो पास कर सकता हूं मैं। चलो इसको सॉलिड लाइन बनाने की कोशिश करता हूं। एक देखो यहां कार्बन कार्बन के बीच से, ऐसी बेटा यहां से भी तो पास कर सकता हूं, ऐसी बेटा मैं यहां से भी तो पास कर सकता हूं। तो देखो 3 इसमें क्या मिलेंगी, एक मिलेगी आपको 1,2, दूसरी कौन सी मिलेगी आपका 3,4, 2,3, और एक कहां से मिल रही बेटा 3,4। ये कहां से, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू कहां से प्लेन पास कर रहे बेटा, पासिंग थ्रू कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच से। वो देखो यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन से ही पास कर रहे हैं, तो इससे भी कितनी मिल रही है बेटा, 3। और कोई कंडीशन बन रही है, एक और कंडीशन है। कैसे बेटा, क्योंकि बेंजीन क्या होता है आपका, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। खिड़की खोल दो ये, ठीक है। चलो देखो बेटा, एक क्या हो सकता है, 3 ऐसे 3 ऐसे, और बेटा देखो एक कैसे बन सकती है, ध्यान से देखो। अगर हम बात करेंगे एक ऐसे, ये पूरा प्लेन में से काट दें ऐसे, स्लाइस की तरह, स्लाइस खाते हो ना बेटा ऐसे, एक ऐसे करके देखो, ये बेंजीन ऐसे रखी हुई जैसे मेरा हाथ है, ऐसे ऐसे स्लाइस की तरह भी तो काट सकते हैं। वही 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 है बेटा, ये स्लाइस की तरह काट दो। तो टोटल कितने हो गए बेटा, एक किससे मिल रही है, प्लेन से, एक किसमें मिल रही है, प्लेन से। और प्लेन में कैसे काट रहे हैं बेटा, स्लाइस, स्लाइस की तरह। तो एक यहां से होगी, तो टोटल कितनी हो गई बेटा इसमें, 7 हो गई। मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक बेंजीन के अंदर कितनी बेटा, 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। समझे। अभी कुछ एग्जांपल करेंगे, पहले हम सबको कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपको समझाया बेटा, कभी भी आपको अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है तो चाकू उठा लेना, क्या उठा लेना, चाकू, और उसको काट के देखना। अगर चाकू से वो दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं, इतना सा भी पार्ट डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो भैया वो चाकू किसकी तरह काम कर रहा है, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझे। चलो आगे हम बात करते हैं, पूरा एग्जांपल करेंगे डिटेल में। अभी पहले हम थोड़ा थोड़ा करके डेफिनेशन से सब कुछ कवर कर लेते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक डेफिनेशन आपके साथ कवर की है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है बेटा, अ इमेजिनरी लाइन अक्रॉस विच अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय 360 by n equal to theta and same appearance is obtained, then that line is known as axis of symmetry। n क्या होता है, n-fold axis, मतलब भाई साहब जो एक्सिस तुमने पास करी है उसने कितने एटम्स को घुमाया, समझे, फोल्ड। तो उससे हम बेटा कितने एंगल पे घूमता है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, आपने नाम तो सुना ही होगा BF3, आपसे पूछा है बताओ इसमें कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी, समझे। तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया कुछ BF, आपको पता है बेटा ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग में। नहीं पढ़ा तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर जाके देखिएगा, पता चल जाएगा। अब देखो बेटा इसमें एक्सिस हम कितनी पास कर सकते हैं और कौन सा एटम कितने एंगल पे है। देखो जो चीज हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी है वही चीज ये भी बताने की कोशिश करेगा। अभी दिखाता हूं बेटा आपको, देखो अगर बेटा इसमें से मैंने यहां पर ये एक्सिस पास करी, एक्सिस का मतलब समझ रहे हो बेटा, अभी बताता हूं मैं आपको।
ये मैंने एक्सिस पास करी और इसको रोटेट किया। अब इसको मैं कितने एंगल से रोटेट करूं कि दोनों की अपीयरेंस सेम आए। घुमाने के बाद जो लाइन तुमने पास करी है, इस लाइन से बेटा कितने से पास करूं कि दोनों का अपीयरेंस सेम आए। मतलब घुमाने के बाद मैं ये आइडेंटिफाई ना कर पाऊं कि ये फ्लोरीन इधर था या इधर। जैसे बचपन में तुमने गेम खेला होगा पंखड़ी वाला, ऐसे ऐसे होती थी, ध्यान से देखो बेटा, ऐसे, और मैं इसके अंदर ऐसे प्लेन पास कर दूं और इसको मैं ऐसे घुमा दूं। अब मैं पूछूं, बताओ ये वाला मार्कर जो था इधर वाला, वो इधर ही है, इधर चला गया। तो अगर भैया दोनों ही एक जैसे है तो आप नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते। ऐसे करके मैंने ऐसे घुमा दिया, आप नहीं बता सकते कौन सा मार्कर किधर था। समझे? जैसे पंखा, पंखा बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की शेप में होता है। पंखे में 3 पंखड़ियां होती हैं, उसको मैं एक उंगली पर टच करूं और टच करने के बाद और उसको फिर मैं फुल स्पीड से घुमा दूं और फिर इसके बाद मैं बोलूं, बताओ मैंने किस पंखड़ी के ऊपर हाथ टच किया था। क्योंकि तीनों पंखड़ी एक जैसी, सेम डिस्टेंस पे, सेम एंगल के साथ नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। क्यों? अब जो पंखा घुमा रहा है वो एक्सिस से घुमा रहा है। कौन से एंगल से घुमा रहा है ये मुझे नहीं पता, वो एक्सिस बताएगी कितने एंगल पे वो घूमा। समझे? तो हमें एन की वैल्यू अगर मिल जाए, फोल्ड मतलब कितने फोल्ड घूम रहे हैं, तो हम बात करेंगे बेटा। अब इसमें मैंने यहां से एक्सिस पास करी और ये वाला फ्लोरीन इधर और इधर वाला फ्लोरीन इधर। आपको मैंने पहले कुछ समय पहले दिखाया कि भैया ये वाला फ्लोरीन देख लो लेफ्ट में है और ये वाला फ्लोरीन कहां दिख रहा है आपको? राइट में। फिर मैं बोला अब पूछूंगा तुमसे, बताइए कौन सा फ्लोरीन किधर है। और जैसे ही तुमको मैंने बोला पीछे देख मैंने क्या करा, ऐसे पकड़ के घुमा दिया। अब मैं पूछूंगा बताओ कौन सा फ्लोरीन कहां है। आप बोलोगे सर क्या हुआ, ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो, फ्लोरीन तो वहीं का वहीं है, इधर का इधर ही है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा दोनों का अपीयरेंस क्या आ रहा है घुमाने के बाद? सेम। अब ये कितने एंगल से घूमे जो दोनों का सेम अपीयरेंस आया, तो वो फोल्ड बताएगा। बताइए बेटा, जब मैंने इसको रोटेट किया तो कितने एटम इसके सराउंड में घूम रहे हैं बेटा? जब मैंने यहां से इसको एक्सिस को पास करा तो बेटा इसमें कितने एटम घूम रहे हैं? 2। तो बेटा इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। कितने फोल्ड घूम रहे हैं? 2। अरे यही तो घूम रहे बेटा, ये इधर जाएगा इधर, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। अगर मुझे एंगल निकालना है तो एन की वैल्यू मिल गई 2। तो मैं कितने एंगल से इसको घुमा रहा हूं कि जो भैया मुझे सेम अपीयरेंस मिलती है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से बेटा हम एंगल भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे बेटा अगर इसका थीटा निकालना तो थीटा कितना आएगा? 360 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा बेटा? 180। कितने एंगल पे घुमाया मैंने इसको बताओ? 180 पे। तो बेटा ये कितने एटम घूम रहे हैं उसको फोल्ड बोलेंगे। समझे? तो कितने एटम घूमे? 2। तो बेटा ये तो कांस्टेंट है, इससे तो एक्सिस पास हो रही है, उसके सराउंडिंग में कितने एटम घूम रहे हैं और घूमने के बाद सेम अपीयरेंस दिखा रहे हैं, तभी हम बता पाएंगे कितने एंगल से घूमे। तो कितने घूमे? 2। तो एन की वैल्यू होगी 2, पास करो 180। कितने एंगल से घुमाए बेटा आपने? वो 180 से। इसीलिए हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि फ्लोरीन इधर है या फिर इधर है, क्योंकि दोनों एटम एक जैसे हैं, सेम अपीयरेंस के हैं। और बेटा इसको घुमाने के बाद ये फ्लोरीन यहां आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और दोनों की अपीयरेंस घुमाने के बाद क्या आ रही है? एक्सिस के साथ सेम आ रही है। तो बताइए उस सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और दूसरा, इस सिमेट्री का क्या नाम दिया जाएगा? तो बेटा इसमें कितने एटम घूम रहे हैं इसके सराउंड में? 2। तो इसको हम बोलेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्यों बेटा हमने 2 क्यों लिखा? क्योंकि इसके सराउंडिंग में कितने एटम घूम रहे हैं? 2। तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखिए। आगे बोलिए। और बेटा इसमें कितनी पास कर सकते हैं C2? देखो यहां से भी पास कर सकते हैं, इसके लिए भी तो सेम कंडीशन बन रही है, यहां से भी तो कर सकते हैं, यहां से भी तो कर सकते हैं बेटा, इससे भी तो पास कर सकते हैं। तो कितनी C2 मिलेंगी बेटा इसमें? 3C2। कितनी मिलेंगी? 3C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और कोई है इसमें बेटा? एक और है, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको ऐसे बोलूं, अगर मैं इसको बीच में से ऐसे करके घुमा दूं, ऐसे भी तो घुमा सकता हूं, और घुमाने के बाद पूछूं बताओ ये फ्लोरीन, कौन सा फ्लोरीन इधर आया, यहां कौन सा फ्लोरीन आया? बिल्कुल अब मैं बीच से घुमा रहा हूं, जैसे पंखा बीच से घुमाता है। जैसे हमारे घर के अंदर भी पंखा चल रहा है, आपको तो नहीं दिख रहा बट आप देखिएगा बीच में से ऐसे एक्सिस लगी हुई है और ऐसे घूम रहा है। वही बेटा यहां मैंने बीच से लगाया और इसको ऐसे घुमा दिया, फिर मैंने आपसे पूछा बताओ ये वाला फ्लोरीन कहां गया? तो आप बोलोगे मुझे नहीं पता। क्यों भाई, क्यों नहीं पता आपको? अभी बताओ कौन सी एक्सिस से घूम रहा है, ये कौन सी एक्सिस से घूम रहा है? तो ये तो आपका C2 से घूमा क्योंकि 2 एटम सराउंड कर रहे थे। ये कौन सी एक्सिस से घूमेगा? C3 से, क्योंकि इसके सराउंड में कितने एटम घूमेंगे? 1, 2 और 3। कितने एंगल से घूमेंगे बताइए जरा? एंगल कितना आएगा बेटा इसका? थीटा बराबर कितना आएगा बोलो बच्चा? 360 डिवाइडेड बाई 3। बेटा 3 घूम रहे हैं तो कितना जाएगा बोलो बच्चा? 120। और हमने भी यही पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा? कि जो हमारा जो BF3 मॉलिक्यूल होता है
वो sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और उसकी बॉन्ड एंगल कितनी होती है 120। देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी वही बात बता रही है कि जब इसमें 3 एटम एक साथ घूमेंगे तो बेटा n की वैल्यू कितनी होगी, 3 फोल्ड, 3 हो गए, तो n की वैल्यू बेटा जब 3 हो जाएगी तो आप C3 एक्सिस बोलोगे, तो C3 एक्सिस कितने एंगल से घुमा रही है इसको, इन तीनों एटम को कितने एंगल से घुमाएगी बेटा 120 से, जिससे सबका अपीयरेंस क्या देखने को मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे बेटा C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो +1 C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो बेटा इसमें हमारे दो तरीके की सिमेट्री प्रेजेंट होंगी, एक कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, C3 C2 और एक 1 C3। और बेटा इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या ढूंढना पड़ेगा, 3 C2 और 1 C3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बेटा आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितनी C2 एक्सिस हैं, कितनी C3 हैं, कितनी और बन सकती हैं, वो सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब हम एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा। एक एग्जांपल करते हैं, और क्या आ सकता है पेपर में आपको। जैसे मैंने बेंजीन लिया, देखो बेंजीन में हमने अभी पीओएस भी देखा, अब हम एक्सिस भी देखेंगे। बेंजीन में कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकती है, ये बेटा मेरा बेंजीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये बेंजीन है, ठीक है। और आपको पता है इसमें ऐसे करके सारे बॉन्ड डीलोकलाइज होते रहते हैं। बताओ बेटा इसमें कौन कौन सी एक्सिस पास कर सकते हैं हम। देखो एक एक्सिस तो बेटा हम यहां से पास कर सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दो। अभी कुछ समय पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री भी बन रहा था, ये ऐसे घुमा सकते हैं, एक कहां से बना सकते हैं बेटा, ऐसे भी तो पास कर सकते हैं हम, और इसको ऐसे घुमा दो 2, और इसमें बेटा ऐसे भी तो पास कर सकते हैं, और इसको घुमा दो, ये 3। और कौन सा बन सकता है बेटा? अच्छा ये बताओ ये C2 एक्सिस पे घूम रहा है या C3 पे घूम रहा है? बेटा ये C2 पे घूम रहा है। क्यों? जहां से तुम पास करते हो तो कितने फोल्ड घूम रहे हैं, इधर का उधर, इधर का उधर, 2 फोल्ड घूम रहे हैं। बेंजीन का ये वाला पार्ट इधर आएगा और इधर वाला पार्ट उधर, ये C2 है सब। क्या है बेटा? ये सब C2। और एक कहां से पास कर सकते हैं बेटा C2? यहां से भी तो पास कर सकते हैं, सेंटर से, बीच से। देख लो ऐसे, ये बेंजीन ऐसे है बेटा, ऐसे जितना पार्ट ऊपर उतना नीचे, ऐसे। अब बेटा मैंने बीच में से ऐसे पास करी, ऐसे फिरकनी सी घुमा दी, तो यहां से जब पास करेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर और ऊपर वाला कहाँ आएगा? नीचे। तो कितने फोल्ड घूम रहे? 2 ही तो घूम रहे बेटा। और ऐसे डालो तब भी इधर का इधर पंखड़ी घूम रही है, आप ऐसे डालो तब भी 2 घूम रहे। तो ये सब कौन सी एक्सिस है बेटा? C2। सारी की सारी क्या है? C2। ये भी C2, ये भी C2, ये भी क्या आपकी बेटा? C2। और कोई बताइए क्या C2 इसमें पास हो सकती है? और कोई C2 पास हो सकती है बेटा? क्या हम बीच से डाल सकते हैं ऐसे C2? बोलिए। जहां से बेटा इक्वल पार्ट मिले घुमाने के बाद तो इसमें कितनी आ गई बेटा? 4 C2। अब बताइए क्या बीच से घुमा सकते हैं इसको, सेंटर से ऐसे करके, फिर दोबारा बेंजीन बनाया ऐसे करके। अब बेटा देखो सेंटर से भी तो घुमा सकते हैं। सेंटर से कैसे घुमा सकते हैं? ऐसे करके। ध्यान से देखो बेटा, ऐसे बीच में से डाल के ऐसे एरो, ऐसे भी तो घुमा सकते हैं बेटा। एक्सिस को मैंने कहां डाला? बीच में, और बीच में से सारे मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा रहे, फिरकनी की तरह। घुमा नहीं सकते बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे करके नहीं घुमा सकते बेटा, बीच में से डाल के ऐसे करके, ये प्लेन में ऐसे करके घूम रहा है पूरा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसके कितने फोल्ड घूमेंगे बताओ? इसके सराउंडिंग में कितने आइटम घूम रहे? 1 2 3 4 5 6। इसको बोलेंगे बेटा C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ या ना में बोलो। तो बताओ बेटा इसका एंगल कितना होगा? इसका एंगल कितना होगा? थीटा बराबर 360 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आएगा बेटा? बोलो, अरे बच्चा बोलो, कितना आएगा? 6। तो बेटा एक एक कार्बन कितने एंगल से घूम रहा है इसमें? 60 से। कितने से घूम रहा है बेटा? 60 से। फटाफट लिखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसमें, इसकी बात करेंगे बेटा C2 में। इसमें थीटा कितने से घूमेगा? 360 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितने से घूमेगा बेटा? 180 से। कितने से घूमेगा बेटा? 180 से। ठीक है। अभी देखो हमने भी बोला था इसमें कि 4 तो हमने निकाल ली, और भी बन सकती है बेटा, इसमें बनाएंगे। और देखो एक तो हमने बेटा ऐसे भी तो बना सकते हैं इसमें, ये बेंजीन आपका घूम रहा है, ऐसे भी तो पास कर सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे आपने अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की थी, तो यहां से भी तो कर सकते हैं बेटा। तो 2 ये C2 मिलेगा, ये भी कितना होगा बेटा? C2, ये भी कितना होगा आपका? C2। तो टोटल कितना हो जाएगा?
दो यहाँ पर C2 होगा। देखो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं किया था कि गुचड़ गुचड़ हो रहा था सारा मामला, है ना। तो देखो हमने 4 तो सीधा सिंपल देख लिया था, एक इसके बीच में से यहाँ से भी पास कर सकते हैं और यहाँ से। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, टोटल इसमें टोटल टोटल बात करेंगे, टोटल C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री टोटल कितनी मिलेंगी बेटा, 6, समझे, 6 C2, ठीक है, AOS। उसके बाद इसमें बोलते हैं बेटा, इसमें प्रिंसिपल कितनी है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बेटा प्रिंसिपल वो होती है जो बीच से सारे एटम को रोटेट करे, समझे, जो सारे जिसके रेस्पेक्ट में सारे एटम होते हैं रोटेट होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं CH। H का मतलब सारे जितने भी रोटेट कर रहे हैं। तो CH की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, C6। तो इसमें टोटल कितनी होगी बेटा हमारी, टोटल कितनी होगी बेटा, 7। एक बेंजीन रिंग में टोटल 7 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती हैं। समझे क्या, क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा। इसमें देखो आपकी 6 तो C2 मिल रही हैं और एक क्या मिल रही है बेटा, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को लिखेंगे C6 जो जिसके रेस्पेक्ट में सारे एटम घूम रहे हैं बीच वाले, ठीक है बेटा। और यहाँ पे लिखेंगे AOS, ठीक है, फटाफट लिख लो आगे। अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। घर से हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें निकालनी है, किसके अंदर कितनी प्रेजेंट है, लिखना स्टार्ट कीजिएगा। डस्टर कहाँ चला गया, नोट कर लो बेटा। चलो करें बेटा बात। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें फाइंड आउट POS एंड COS, सॉरी AOS इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल आपको दिए गए हैं, उसमें बेटा फाइंड करना है AOS, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ बेटा, जो भी कंपाउंड आपको दिया गया है मॉलिक्यूल, और उसके अंदर पूछ रहा है आपसे इसमें AOS कितनी होंगी और POS कितनी होंगी। तो पहला तो मैंने लिखा था अभी बेंजीन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं उसको। 1 आपका बेंजीन ले लिया बेटा। दूसरा SO3, मैं स्ट्रक्चर भी बना के दे रहा हूं बेटा आपको, थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको ढूंढने में। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है बेटा, ये भी निकालना कितनी होंगी, ठीक है, क्योंकि जेई में आपसे पूछा जाएगा, एडवांस के क्वेश्चन में आता है बेटा ये। उसके बाद ये 2 बेंजीन है, इसको नेप्थलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेप्थलीन। इसको एंथ्रासीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंथ्रासीन। इसको एंथ्रासीन, इसको नेप्थलीन।
ला 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 ला। चलो और मॉड्यूल से देख लेते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर मिल जाते हैं तो। एक MS चौहान करके बुक आती बेटा, उसके क्वेश्चंस देख लीजिएगा, काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं।